हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। नमस्कार, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 8 में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, इस सेशन में हम 3 प्रश्न भूगोल जबकि आखिरी 2 प्रश्न पर्यावरण और पारिस्थितिकी से लेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बाएं तरफ हिमनद के बारे में बताया गया है और दाहिने तरफ कुछ नदियों के नाम हैं। हिमनद में देखें तो बंदरपूंछ, बार शिग्री, मिलाम, सियाचिन और जेमू नदी जो है इनके साथ जुड़े हुए। बंदरपूंछ के साथ यमुना, बार शिग्री के साथ चेनाब, मिलाम के साथ मंदाकिनी और सियाचिन के साथ नुब्रा। इसके बाद अंत में जेमू के साथ मानस। प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2 और 5 या फिर 3 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 3 और 5 को छोड़कर बाकी सभी युग्म सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, बंदरपूंछ हिमनद यमुना नदी पर है और गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी के पास है, इसलिए पहली जोड़ी सही है। दूसरी जोड़ी भी सही है। बारा शिग्री ग्लेशियर चेनाब नदी से संबंधित है। मिलाम ग्लेशियर की बात करें तो यह गोरी गंगा नदी का स्रोत है। यह नदी काली नदी की सहायक नदी है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व के सबसे लंबे हिमनदों में से एक है। यह ग्लेशियर कराकोरम रेंज में है और नुब्रा नदी का स्रोत है, इसलिए चौथी जोड़ी भी सही है। जेमू ग्लेशियर की बात करें तो यह पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सिक्किम में कंचनजंगा के बेस में है। यहाँ पास से मानस नदी बहती है, इसलिए यह जोड़ी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, मेघाच्छादित दाँत में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। ऑप्शंस हैं, भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, या फिर बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ ओस की बूंदों के बनने पर सवाल पूछा गया है। दोस्तों, हम सभी ओस की बूंदों के बारे में जानते हैं कि ये भी एक तरह की नमी यानी आर्द्रता होती है जो पानी की बूंदों के तौर पर दिखाई देती है। ये बूंदें किसी ठोस जगह जैसे पत्थर, घास या पत्तियों की ठंडी सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके बनने के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस होती हैं, जैसे आकाश साफ होना चाहिए, यानी आकाश में बादल नहीं होने चाहिए, शीतकालीन लंबी रातें हों, मृदु पवन की स्थिति रहे, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता रहे और उषांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम सभी कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये कि ओस की बूंद बनने के लिए सर्दियों का मौसम ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि ऐसे में तापमान कम रहता है, लेकिन यह तापमान इतना कम नहीं होना चाहिए कि वायुमंडल में जो आर्द्रता है वह जमने लगे। बस तापमान इतने स्तर तक कम होना चाहिए कि वह ओस बन सके। इस दौरान आकाश का साफ होना यानी बादल रहित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि वायुमंडल में सामान्य तापवास दर बनी रहे, यानी धरातल के ऊपर की तरफ तापमान कम होने की कंडीशन। अब शीतकालीन रातें होने के बाद भी अगर आकाश में बादल होते हैं तो ये बादल पृथ्वी के विकिरण को फिर से पृथ्वी की तरफ लौटा देंगे। इससे सामान्य तापवास दर का नियम लागू नहीं होगा, जबकि ताप विक्रमण की स्थिति बन जाएगी, यानी वायुमंडल की ऊपरी परत की तुलना में निचली परत में तापमान ज्यादा होगा।
इसमें ओसांक बिंदु नहीं बन पाएगा और ओस की बूंदें भी नहीं बनेंगी। इसलिए फ्रेंड्स, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इस तीसरे सवाल की तरफ। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, या फिर गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 2 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पहले कई सेशंस में हमने बताया है कि जिन कथनों में लगातार, कभी नहीं, हमेशा, कोई नहीं जैसे अतिवादी शब्दों का इस्तेमाल होता है, वे अक्सर गलत ही होते हैं। इसलिए अगर हम चौथे कथन को गलत मानते हैं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। बहरहाल हम डेटा पर भी ध्यान दे देते हैं। दोस्तों, चूंकि यह सवाल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसलिए इन तथ्यों की जांच हमें कृषि वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 से करनी होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहला कथन सही है कि खरीफ की फसलों के मामले में धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम रहा है। 2016-17 के दौरान यह 431.94 लाख हेक्टेयर था, जबकि 2018-19 में यह बढ़कर 437.9 लाख हेक्टेयर हो गया। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की बात करें तो यह 2016-17 में 247.71 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 262.06 लाख हेक्टेयर था। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। कपास की खेती के क्षेत्र 2016-17 में 108.45 लाख हेक्टेयर रहे, जबकि गन्ने की खेती का क्षेत्र 43.89 लाख हेक्टेयर रहा। इसलिए तीसरा कथन सही है। आखिरी कथन यानी गन्ने की खेती के क्षेत्र की बात करें तो 2013-14 में यह 49.93 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि 2014-15 में बढ़कर यह 50.66 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में गन्ने की खेती के क्षेत्र में लगातार कमी नहीं आई है। इसलिए यह कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नेवरा घाटी नेशनल पार्क, या फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी ये है कि हमें मैप में इन सभी नेशनल पार्क्स की लोकेशन पता हो। सो गाइज, हम आपको पहले तो यह बता देते हैं कि सवाल में पूछे गए सभी नेशनल पार्क्स शीतोष्ण ताप कटिबंध यानी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच आते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ताप कटिबंध, ऊंचाई और वनस्पति को मिक्स करके पूछा गया है। सो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि अल्पाइन वनस्पति किस ऊंचाई पर विकसित होती है। आपको बता दें कि अल्पाइन वनस्पति काफी ऊंचाई पर विकसित होती है, जिसमें काफी कम ऊंचाई वाले वृक्ष विकसित होते हैं। हाँ, लेकिन अल्पाइन वनस्पति पूरी तरह टुंड्रा टाइप की वनस्पति भी नहीं होती। यह वनस्पति किसी भी ऊंचे स्थान पर ट्री लाइन से ऊपर देखी जा सकती है। ट्री लाइन यानी वह रेखा जिससे ज्यादा ऊंचाई पर वृक्ष पर्यावरणीय दशाओं को सहन नहीं कर सकते। दोस्तों, इस सवाल में पूछे गए नेशनल पार्क्स मध्य सागर तल स्तर से अलग अलग ऊंचाई पर हैं। मानस नेशनल पार्क औसतन 85 मीटर, नामदफा 300 से 4500 मीटर, नेवरा घाटी नेशनल पार्क 183 से 3200 मीटर, जबकि फूलों की घाटी नेशनल पार्क 3250 से लेकर 6750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। यानी अगर ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि इनमें फूलों की घाटी नेशनल पार्क जिस ऊंचाई पर है, ऊंचाई की यह रेंज अल्पाइन के लिए अनुकूल दशा है। नामदफा नेशनल पार्क और नेवरा घाटी नेशनल पार्क में भी अल्पाइन विकसित होती है, लेकिन यहाँ सवाल में पूछा गया है कि कौन सा नेशनल पार्क पूरी तरह अल्पाइन कटिबंध में है, इसलिए इसका उत्तर डी ही होगा। अब हम सभी नेशनल पार्क्स के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं।
मानस नेशनल पार्क की बात करें तो यह पार्क असम में भूटान हिमालय में अवस्थित है। इसके पश्चिम में संकोश नदी जबकि पूर्व में धनसिरी नदी बहती है। वहीं मानस नदी इसके बीचों बीच से गुजरती है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें कुछ हिस्सा नेशनल पार्क का भी है। खास बात यह है कि यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। एक बात और कि यह नेशनल पार्क दुनिया में एकमात्र ऐसा भू क्षेत्र है जहां तराई घास भूमि को भाबर घास भूमि से मर्ज होते हुए देखा जा सकता है। इस पार्क में हिमालयी वनस्पति बड़े स्तर पर है। वहीं बाघ और बंगाल फ्लोरिकन जैसी कुछ खास वन्य जीव प्रजातियों के लिए भी यह पार्क अनुकूल है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है और यह भारत, चीन और म्यांमार को मिलाने वाले टाई जंक्शन पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नाव दिहिंग नदी इस पार्क के बीच में से गुजरती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पटकई पहाड़ियां हैं। इस पार्क में कई तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं जिसमें सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। यह पार्क विश्व का सबसे उत्तरी स्थान है जहां निम्न भूमि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। यह पार्क डायप्टेरोकार्प वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। जीवों की बात करें तो यहाँ स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, साधारण तेंदुआ, बाघ, हुलॉक गिब्बन, कैप्ड लंगूर, स्टम्प टेल्ड मकाक, स्लो लोरिस, एशियाई सुनहरी बिल्ली जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। नेवरा घाटी नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। इसकी उत्तरी सीमा भूटान को छूती है। यहाँ हिमालयी शीतोष्ण और उपोष्ण वन पाए जाते हैं। आखिर में फूलों की घाटी नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी खूबसूरती को देखते हुए ही इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। यहाँ लाइम बटरफ्लाई, ग्रे लंगूर, उड़न गिलहरी, हिमालयी काला भालू, रेड फॉक्स जैसी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पार्क महान हिमालय की जॉस्कर श्रेणी में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बात करते हैं आज के सेशन के अंतिम सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और तीसरा कथन है, एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन ही सही है। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को ताज़ा खबरों को बेस बनाकर पूछा गया था। दरअसल मार्च 2019 में भारत ने 4 देशों भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ एक समझौता किया जिसके तहत राइनो की 3 प्रजातियों, एक सींग वाला गैंडा, जावा राइनो और सुमात्रा राइनो की संख्या बढ़ाने पर काम करना शुरू हुआ। एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो यह न केवल भारत में बल्कि नेपाल और भूटान में भी पाए जाते हैं। इसलिए तीसरा कथन यहाँ गलत हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कथन यहाँ गलत है क्योंकि 2 कुबड़ वाले ऊंट प्राकृतिक तौर पर सिर्फ भारत में ही नहीं पाए जाते बल्कि इनकी बड़ी संख्या मध्य एशिया में भी है। भारत में इस प्रजाति के ऊंट लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। आखिर में अगर एशियाई शेर की बात करें तो ये शेर अब प्राकृतिक तौर पर केवल भारत में ही रह गए हैं। अफ्रीकी शेरों से आकार में छोटे ये शेर गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। हाँ, यह सही है कि ये शेर पहले मिडिल ईस्ट से लेकर भारत तक की रेंज में पाए जाते थे। इसलिए यहाँ केवल पहला कथन ही सही होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।